हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था एक्चुअल की, जब हम लोग सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे थे तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, डिप्रेशन मतलब कम हो जाएगा। और तो एक्चुअल में कैसे फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे तो कैसे फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। आप जानते हैं कि अगर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या होता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, क्योंकि सरफेस पर तो दोनों के पार्टिकल आ जाते हैं, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। और सॉल्यूट क्या होता है हमारा, नॉन वोलेटाइल। तो जो भी वेपर बनता है किसके चलते बनता है, वो सॉल्वेंट पार्टिकल के चलते बनता है। और वेपर प्रेशर घट जाता है तो सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। अब वेपर प्रेशर घटने के चलते जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, वेपर प्रेशर घट जाता है और वेपर प्रेशर घटने के चलते ही सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो हम लोग देखेंगे एक्चुअल में कैसे इसका क्या रिलेशन है, जो फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम हो रहा है उसका मोलालिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको देख लें एक्चुअल में होता क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखे थे, यहाँ देखेंगे हम लोग क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस का अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। सबसे पहले इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट तो देखिए क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी मान लीजिए लिक्विड है या सॉलिड फेज में चला गया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट देखिए क्या होता है, क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा वहीं सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर होता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर हमको डिफाइन करना होगा फ्रीजिंग पॉइंट तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए देखिए इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद और डिटेल में समझेंगे। तो द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid phase is equal to vapor pressure of its corresponding solid phase। समझ में आया। आप देखिए क्या लिखा गया, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सॉलिड फेज। यानी इसमें क्या है, अगर कोई लिक्विड फ्रीज कर रहा है तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा, सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम में होगा। तो जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर होगा उतना ही वेपर प्रेशर किसका होना चाहिए, सॉलिड फेज का। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का क्या हो जाए, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट, इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अब ये हमको देखना है कि हम लोग क्या कर रहे थे, जब सॉल्वेंट में क्या मिला रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर तो घट जा रहा है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एक्चुअल में कैसे वेपर प्रेशर घट जाता है।
जब हम लोग सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, और वेपर प्रेशर घट जाएगा तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। अगर हम ले रहे हैं कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर इसमें सॉल्वेंट ले रहे हैं, इसमें सॉल्वेंट, कंटेनर में सॉल्वेंट है, इसको क्लोज कर दिए, और ये सरफेस पर किसके पार्टिकल हैं? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल। और सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या है? वोलेटाइल है, ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या है? वोलेटाइल है। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल, मान लीजिए इसका नाम दे रहे हैं ये, तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल ये है वो वोलेटाइल है, यही वेपर स्टेट में जाएंगे, इन्हीं के चलते वेपर प्रेशर आएगा। मान लीजिए यहाँ वेपर प्रेशर क्या है? PA0 है, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर PA0 है। और वेपर प्रेशर में हम लोग क्या मिला रहे हैं? अब सॉल्यूशन में हम लोग क्या मिला रहे हैं? सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट से हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, क्या करके? तो सॉल्वेंट में हम लोग मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्वेंट में हम मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये हो गया मान लीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हम कंपोनेंट बी से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है, सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल, इसको कंपोनेंट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें क्या मिलाने जा रहे हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसको कंपोनेंट बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन कैसे बना है? सॉल्वेंट में हम क्या मिला दिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सरफेस पर किसके पार्टिकल रहेंगे? दोनों के, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। तो क्या होगा? अब देखिए यहाँ वेपर तो सिर्फ पार्टिकल ए के चलते होगा, क्योंकि ए के पार्टिकल क्या है? वोलेटाइल है। ए के पार्टिकल वोलेटाइल है, बी के पार्टिकल वोलेटाइल नहीं है, ए के पार्टिकल सिर्फ वोलेटाइल है, और बी का जो पार्टिकल है वोलेटाइल नहीं है। तो वेपर किसके चलते बनेगा? सिर्फ ए के। तो इसमें ए के पार्टिकल वेपर स्टेट में चला जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA है और इसका सॉल्यूशन है तो सिर्फ कंपोनेंट ए वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर हम ले रहे हैं सॉल्यूशन का PA। आपको डिस्कस किए थे कौन अधिक होगा, PA0 की PA? तो सॉल्वेंट में जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है तो उसका क्या होता है? वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा। तो ये जो है PA0 किसका वेपर प्रेशर है? PA0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कब? जब हम लोग सॉल्वेंट में क्या मिला दिए हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर तो कम हो गया, इसको तो हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं, यानी PA0 ग्रेटर देन PA है, यानी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए तो वेपर प्रेशर घट गया। अब वेपर प्रेशर घट जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए वाटर है, वाटर क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर उसमें हम लोग शुगर मिला दिए तो उसका निगेटिव में चला जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट निगेटिव में चला जाएगा, बशर्ते कि आपको मानना होगा शुगर क्या है? नॉन वोलेटाइल है, यानी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को डीजल करने की बात हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ ये भी देखना है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग मिलाएंगे उसमें तो उसका क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अगर वाटर फ्रीज करता है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसमें शुगर अगर डिजॉल्व कर दिए हैं तो वो निगेटिव में चला जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट निगेटिव में चला जाएगा। तो अगर हम इसका ले रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट TF0 और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हैं TF, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। TF हम ले लिए TF0, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TF क्या है? TF हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट
ऑफ सॉल्यूशन कौन होगा बड़ा? देखिए अभी बताए हैं कि जैसे वेपर प्रेशर घटेगा फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा, तो आपको कौन बड़ा है? टी एफ नॉट यहाँ ग्रेटर देन है, टी एफ नॉट ग्रेटर देन टी एफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो घट गया, और कितना से घटा फ्रीजिंग पॉइंट? कितना से डिक्रीज किया फ्रीजिंग पॉइंट? अगर ये निकलना होगा तो हम क्या करेंगे? अगर हमको डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है यानी डेल्टा टी एफ, तो क्या हो जाएगा? टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या है? डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ क्या है हमारा? डेल्टा टी एफ हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए इसको हम ग्राफ से भी समझेंगे, इसको देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है कैसे, तो इसको ग्राफ से भी देखेंगे। अगर ग्राफ से देखना है तो आप देख सकते हैं, एक हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ। इधर हम लोग ले लेते हैं वेपर प्रेशर और इधर ले लेते हैं टेम्परेचर। मान लीजिए केल्विन में, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब बताए थे कि वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए हैं, तो वेपर प्रेशर का रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर का? तो वेपर प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ऐसा कर्व मिलता है। टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का ऐसा कुछ रिलेशन होता है। अब हम जब सॉल्वेंट में क्या मिलाते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर तो घटेगा। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन बनेगा उसमें डिपेंड करेगा कि उसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर और घटेगा। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया टेम्परेचर के साथ। अब मान लीजिए सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ये आ गया रिलेशन आपका। और हम करें और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ग्राफ आपका और नीचे जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर तो और घटेगा। तो ये देखिए वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का। ये किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर तो घट गया सॉल्यूशन का। ये जो यहाँ पर क्या करेगा हमारा? इधर किस स्टेट में है? इधर तो लिक्विड स्टेट में, इस पॉइंट पर लिक्विड फ्रीज करेगा सॉलिड फॉर्म में। और यही ये सॉल्यूशन इस पॉइंट तक किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। इस पॉइंट पर फ्रीज करेगा तो ये आपका पूरा सॉलिड लाइन है, सॉलिड जोन का ये सॉलिड, ये पूरा इस लाइन में सॉलिड में होगा आपका। यहाँ सॉल्वेंट इस पॉइंट पर फ्रीज कर रहा है, ये सॉल्यूशन इस पॉइंट पर फ्रीज कर रहा है। और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अगर आप कुछ ऐसे आएगा, मान लीजिए यहाँ तक गया तो और नीचे घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट और घटेगा। यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? देखिए ग्राफ नीचे जाएगा, इधर आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट तो घटेगा ही। अगर इसको हम लोग देखें, इस लाइन को यहाँ मिलाते हैं, इसको भी मिलाइए आप, तो ये क्या है आपका? ये देखिए ये किसका है फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टी एफ नॉट। ये किसका है फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये टी एफ है। ये क्या है? दोनों का डिफरेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ ये कैसे निकलेगा? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए अब देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है,
तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी किसके, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी अगर देखा जाए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, सॉल्यूट की मोलालिटी। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट का एक तरह से कंसंट्रेशन है, मोलालिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है सॉल्यूट को। तो फिर हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ, और ये मोलालिटी हो जाएगा। के एफ क्या है, डेल्टा टी एफ तो जान चुके हैं आप, डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है, कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं हम लोग, के एफ हमारा एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस तरह से किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है, प्रॉब्लम दे देता है, कभी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दे देगा, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो जिस नाम से भी पूछा जाए आपसे ध्यान दीजिएगा यहाँ कि अब क्या है, आई एम क्या है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेल्टा टी ऑफ तो जान ही रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए मोलालिटी कैसे निकालते हैं, आप जानते होंगे डेल्टा टी एफ के एफ हो जाएगा। और मोलालिटी क्या होता है, अगर मान लीजिए सॉल्वेंट को हम कंपोनेंट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्यूट को कंपोनेंट बी से, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, किसके रिस्पेक्ट, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, एम बी, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए, ग्राम में होगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ, इस तरह से निकल जाएगा। आपको जो भी फाइंड करना होगा, आपको निकालना होगा, अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का तो निकाल सकते हैं, यहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे, इधर जाएगा, ये निकल जाएगा, इस तरह से हम लोग देखेंगे तो सॉल्यूशन का मोलर मास भी निकाल सकते हैं, जो भी अननोन टर्म होगा डेल्टा टी एफ का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम इस पर आएंगे, करेंगे। फिलहाल तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए इस पर फोकस करेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एक्चुअल में होता क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बारे में। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ। देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या था, रिलेशन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। अगर यूनिट चाहिए आपको के एफ का तो क्या होगा, यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, के एफ का अगर यूनिट चाहेंगे तो के एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ अपॉन मोलालिटी। तो टी एफ का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, और मोलालिटी क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, तो किलोग्राम तो ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल, तो ये यूनिट हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट निकल गया, हम लोग वहाँ देखे थे, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, तो उसका भी यही यूनिट होता है, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का भी यही यूनिट है, दोनों का यूनिट तो सेम है। फिर अंतर क्या है, देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर इलिवेशन कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं।
अगर डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या है आपका, डेल्टा टी एफ इक्वल टू है के एफ इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी इक्वल टू 1 कर दें। मोलालिटी का वैल्यू कितना कर दें हम, मोलालिटी इक्वल टू 1 कर दें। 1 का मतलब क्या है, 1 मोल पर किलोग्राम, 1 मोल पर किलोग्राम, ये कर दिए। तो बताइए अगर m की वैल्यू 1 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ लिख सकते हैं, के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ लिख सकते हैं, इसमें कोई तो डाउट नहीं है। m की वैल्यू कितना रख दिए 1, m इक्वल टू 1 रख दिए हैं, यानी मोलालिटी कितना ले लिए हैं 1 ले लिए हैं, तो के एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो समझ रहे हैं आप। पिछले क्लास में भी हम लोग आया था, हम लोग के बी इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा टी बी आया था, और यहाँ क्या आया, के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ। तो क्या होगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कब, जब मोलालिटी 1 है, मोलालिटी 1 है, 1 का मतलब 1 मोल पर किलोग्राम। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं एक्चुअल में क्या होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन कितना, व्हेन 1 मोल सॉल्यूट, व्हेन 1 मोल solute dissolve in 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent। देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल सॉल्यूट को कितना में डिजॉल्व किया गया है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तभी तो मोलालिटी 1 होगा। मोलालिटी 1 का मतलब क्या, 1 मोल पर किलोग्राम, सॉल्यूट का 1 मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, इसी तो कहेंगे वो मोलालिटी 1 हो गया। तो ये तो हो गया आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बारे में हम लोग देख लिए। जनरली देखिए के एफ का वैल्यू आपको प्रॉब्लम जब दिया जाएगा करने को तो उसमें के एफ की वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में के एफ का वैल्यू नहीं दिया रहता है। जैसे के बी का वैल्यू हम एक देखे थे, के बी के लिए थर्मोडायनेमिक रिलेशन, उसी तरह क्या है के एफ के लिए भी एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन, तो उसको देख लेते हैं। अगर बाय द वे प्रॉब्लम में के एफ की वैल्यू नहीं दिया और कुछ डाटा दिया है तो उसके हेल्प से हम लोग के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको वीडियो पॉज कर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। क्या होता है के एफ इक्वल टू होता है आर टी एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000, और ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए आर तो आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। टर्म लिखना है, हम नोट डाउन कर दे रहे हैं। आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर इसका वैल्यू तो अलग अलग होता है, केल्विन में अलग होगा, जूल में अलग होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। टी एफ नॉट क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट
ऑफ सॉल्वेंट, और एलएफ क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसका, तो सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये सब डाटा दिया रहेगा, मान लीजिए आर की वैल्यू तो अगर मालूम है तो ठीक है, और इसका वैल्यू जूल में अलग होता है, केल्विन में अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट आर का जानते होंगे आप। टी एफ नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, आपको केल्विन में लेना है, और ये जो डाटा है किस में लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, कैलोरी में ले लीजिए, कैलोरी पर ग्राम। तो किसी मान लीजिए वाटर के लिए निकालना हमको के एफ की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, ये सब डाटा दिया रहेगा, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए फॉर वाटर के लिए हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, फॉर वाटर आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, अगर कैलोरी में लेना है तो ये लगभग क्या होता है 1.99, लगभग 2 होता है कैलोरी, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और टी एफ नॉट क्या होगा, केल्विन में कितना हो जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 केल्विन, ये हो जाएगा 273 केल्विन। और एल एफ क्या है वाटर के लिए, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। और ये सारे वैल्यू यहाँ पुट करिए, सारी वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो के एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा, आर की वैल्यू 2 हो गया, ये हो गया 273 इंटू 273, 2 टाइम्स स्क्वायर है यहाँ, ये 1000 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 80 हो गया। ये पूरा कटने के बाद आता है वैल्यू 1.86, आप खुद कैलकुलेट करिएगा, इसको देखिएगा, आएगा 1.86 किलो कैलोरी केजी पर मोल, यूनिट तो जानते हैं आप, ये क्या है केल्विन, तो टेम्परेचर है केल्विन केजी पर मोल। तो अगर वाटर के लिए केएफ का वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल है, यानी केएफ इक्वल टू किसके लिए, वाटर के लिए आ गया 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ये वैल्यू याद रहना चाहिए, कभी कभी क्या होता है डाटा भी नहीं दिया है लेकिन ये प्रॉब्लम में हमको याद रहना चाहिए वैल्यू, क्योंकि प्रॉब्लम में याद रहेगा, बाय द वे प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो उसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो केएफ और केबी का वैल्यू वाटर के लिए याद रहना चाहिए, बाकी और सॉल्वेंट के लिए जनरली वैल्यू दिया रहता है, उसके लिए है ना कि सभी सॉल्वेंट का हम वैल्यू याद करें केएफ और केबी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं कुछ करना है। आपको केएफ और केबी का वैल्यू दिया रहता है, लेकिन वाटर के लिए कभी कभी नहीं दिया रहता वैल्यू, तो आप वाटर के लिए केएफ और केबी का वैल्यू याद कर लेंगे। केबी का वैल्यू क्या आया था हम लोगों का वाटर के लिए 0.515 आया था, तो यहाँ केएफ की वैल्यू है वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल, तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अब देखेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किससे रिलेटेड, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्या है लिखा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, इसकी बॉइलिंग पॉइंट दिया है, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन फ्रीज, किस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन फ्रीज करेगा, जमेगा, किस टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा यानी सॉल्यूशन हमारा जम जाएगा। तो ये फाइंड करना है आपको। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको ये दिया है बॉइलिंग पॉइंट, एन एक्वा सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइल्स एट इतना दिया है 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मालूम है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
ये तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू तो निकल जाएगा। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ नॉट। एक्वा सॉल्यूशन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये टीबी है बॉइलिंग पॉइंट, टीबी हमको निकालना है, ये हो जाएगा आपको टीबी या टीबी नॉट। वाटर का बॉइलिंग क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मिनट ये टीबी है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो इसकी वैल्यू कितना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा वैल्यू, यानी डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गया आपको 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में ये सेम वैल्यू है, जहाँ डेल्टा चेंज है वहाँ आपको यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप केल्विन कर सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं, वैल्यू सेम होगा चेंज। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्योंकि केबी और केएफ की वैल्यू दिया है, तो डेल्टा टीबी मालूम हो गया, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है केबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी तो यहाँ से निकल जाएगा, मोलालिटी की इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन केबी, और डेल्टा टीबी का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं 0.17, और केबी का वैल्यू दिया है आपको, केबी का वैल्यू कितना है 0.512, तो मोलालिटी तो निकल जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा आपका, ये बता दे रहे हैं डाटा हम आपको, मोलालिटी है। अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करिए डायरेक्ट, या डायरेक्ट इसको हम लोग प्रॉब्लम में यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग को क्या निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन फ्रीज, तो हमको डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालना है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग क्या चलते हैं अब डेल्टा टीएफ निकालने। डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा केएफ इंटू मोलालिटी, और डेल्टा टीएफ इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, केएफ का वैल्यू तो दिया है 1.86, और मोलालिटी तो अभी जस्ट निकाले हैं हम लोग, ये हो जाएगा 0.17 अपॉन 0.512, 0.512, ये वैल्यू सीधे मोलालिटी का रख दिए, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकल जाएगा। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करिएगा, हम डायरेक्ट लिख देना, इसकी वैल्यू है 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड, 62 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आया। लेकिन जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन में ये पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन फ्रीज, किस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन फ्रीज करेगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है आपको, यानी आपको टीएफ की वैल्यू पूछा गया है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू नहीं पूछा गया है, तो निकाल सकते हैं यहाँ पर आराम से। यहाँ डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये तो मालूम हो गया हमको, ये फाइंड करना आपको। तो टीएफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये इधर आएगा, इधर चला जाएगा, टीएफ नॉट माइनस डेल्टा टीएफ, और वाटर का ये फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ नॉट तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट ये हमारा क्या है वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और माइनस ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू ये है 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 0 माइनस हो जाएगा 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस में आ जाएगा क्योंकि घट गया है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन की कितना हो जाएगा, तो माइनस 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, समझेंगे भी, तो आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन तो हम लोग एक्चुअल में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं ये आपके लिए। ये क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे ढंग से और इसको करिएगा, और कर लेने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आप डालिएगा,
और जो भी प्रॉब्लम फेस करेंगे उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। समझने में अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते होंगे या जो भी है, जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ज़रूर बताइए हमको, ताकि उस टाइप की समस्याएं हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो आज यहीं हम इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।